अरे ओ कलमुही, मेरे बेटे को तो खा गई। अब मेरे भतीजे को खाने का इरादा है क्या? जो उसे यूं दीदी फाड़ कर देख रही है। तभी ज्योति कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो वो इतने में। तभी वहीं शांता आ गई, जो इनके पड़ोस में रहती है, और बोली, क्या हुआ सावित्री बहन? क्या? मैं तो वो, अरे शांति, ये दीदी फाड़ फाड़ कर हमारे भतीजे को देख रही थी, ये नास बेटी। सावित्री घर के आंगन में बैठी हुई थी और वहां से चीख रही थी, क्या इसको भी नजर लगाएगी, जैसे हमारे दिनेश को खा गई। सावित्री जी ज्योति को बस दिन भर ताने देने का काम करती थी। सावित्री देवी की नजर ज्योति पर फिर से पड़ी, जो घर की छत पर मिर्ची और पापड़ सुखा रही थी। ज्योति से थोड़ी दूरी पर दीपक खड़ा था, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके कानों में अपनी बुआ के कड़वे शब्द पड़ रहे थे, जो वो ज्योति को कह रही थी। दीपक अपनी जगह खड़ा रहा, पर गले की नसें फूल गई। अपनी सास के ताने सुनकर ज्योति के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो हाथों की रची गहरी लाल मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि विधाता ने ज्योति के हाथों में पहनी हुई सुहाग की लाल चूड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों अपने हनीमून से लौटकर आ रहे थे। रास्ते में दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दिनेश की मौत हो गई। सावित्री राजेश जी के दो बेटे थे। दिनेश छोटा था। दिनेश की मौत की वजह ज्योति को ठहराया था सावित्री जी ने। सावित्री जी ने दिनेश के दाह संस्कार के बाद ज्योति को जितना भला बुरा बोल सकती थी उतना बोला। ज्योति के माँ बाप नहीं थे, पर भैया भाभी थे, जिन्होंने ज्योति की तरफ पीठ कर ली थी। ज्योति को रंगीन कपड़े पहनने की मनाही हो गई थी। बिंदी, पायल, चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, साज श्रृंगार करने की मनाही हो गई थी। उसे सफेद साड़ी पहनने के लिए कहा गया। उसके लंबे घने काले बाल, जो उसकी कमर के नीचे आ रहे थे, उन पर कैंची चलाने की बात चली तो राजेश जी ने किसी तरह से अनर्थ होने से रोक लिया। ज्योति को हिदायतें दी गई कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कहाँ सोना है। ज्योति को फर्श पर बिस्तर लगाकर सोने के लिए कहा गया। बिस्तर के नाम पर एक चटाई और चादर दी गई। घर वालों के लिए 56 भोग बनाने वाली ज्योति सिर्फ एक वक्त खाना खाती थी, वो भी सात्विक उबले आलू, चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो। ज्योति को नीचे ही सोने की हिदायत दी गई थी। किसी पराये मर्द के सामने जाने की मनाही थी। ज्योति सिर्फ सफेद रंग की साड़ी पहन सकती थी, उसके अलावा दूसरा रंग पहनने की मनाही थी। घर से बाहर निकलना पाप था ज्योति के लिए। मायके तभी जा सकती थी जब उसके घर में कोई बीमार हो या मर गया हो। सिर पर पल्लू रख कर रहना, साड़ी से पूरी तरह खुद को ढककर रखने की हिदायत थी। तभी फिर से वह सावित्री नीचे से चिल्लाई चिल्लाई, अरे अब क्या छत पर ही जम गई है? शाम हो रही है, रात का खाना बनाने तुम्हारी अम्मा आएगी। ऊपर से दि- दिनेश के पापा का काम से लौटकर आने का समय हो गया है। खाना कौन बनाएगा? अम्मा, बस हम जा ही रहे थे। ज्योति ने जल्दी से मिर्ची और पापड़ को वहीं छत पर ढक दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे रसोई घर में घुस गए। ऊपर छत पर दीपक सीढ़ियों से जल्दी से उतरती हुई ज्योति को देख रहा था। गोरे रंग पर सफेद साड़ी बहुत ही फीकी सी लग रही थी। ना कोई साज श्रृंगार, फिर भी अंजना की मूर्ति लग रही थी। घनी पलकी आंखों की नमी को बहुत ही सहजता से छुपा रही थी अपनी आंखों तले। हल्की नीली आंखें जो बेहद ही आकर्षण लग रही थी, पर उन आंखों में उदासी भरी हुई थी। उम्र भी बस 20-21 साल थी, और इस छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी ज्योति। 24 घंटे अपने सर को पल्लू से ढककर चलती थी, जिसकी वजह से उसके लंबे बालों की चोटी दिखाई नहीं देती थी। तभी सावित्री के पास पास पड़ोस में रहने वाली शांता की बेटी रिंकी आ गई, जिसकी नजर घर की छत पर खड़े दीपक के ऊपर चली गई। सांवले सा रंग, भूरी आंखें, सिर पर काले बाल जो हवा से उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। ऊंचे लंबे कद का मालिक की कोई भी लड़की दीपक को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती। दीपक छत से नीचे उतर आ रहा था और वहां से उन तीनों को बिना देखे ही घर से निकल गया। रिंकी बस दीपक की पर्सनैलिटी को देखकर आंखें फाड़ कर घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। तभी शांता और सावित्री रिंकी को देखकर मुस्कुरा दी। है ना हमारा भतीजा बिल्कुल हीरो की तरह? ये बात सावित्री ने शांता को देखकर कही तो रिंकी ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। तभी पड़ोसियन शांता कहती है,
सावित्री, हम अपनी रिंकी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर लगता है अब हमारी खोज तुम्हारे घर आकर खत्म हो गई है। तो सावित्री बोली, शांता, हमें भी तुम्हारी रिंकी अपने दीपक के लिए बहा गई है। हम अपने भैया भाभी से बात करेंगे इस बारे में। तभी शांता सावित्री से कहती है, तुम ऐसा करो, कल ही बात कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हमारी इकलौती बेटी है रिंकी, तुम्हारे भाई का घर भर देंगे हम। तो सावित्री बोली, तुम चिंता मत करो, दीपक अभी कुछ दिन यहाँ है, कल उसका इंटरव्यू है बनारस की बहुत बड़ी कंपनी में। अगर नौकरी लग गई तो हमारे दीपक की महीने की 1-1.5 लाख तनख्वाह होगी नौकरी मिल जाने के बाद। अब रिंकी का तो मुंह खुला रह गया दीपक की सैलरी सुनकर। वो दिन में ही सपने देखने लगी कि नौकर उसके आगे घूम रहे हैं और वो महारानी की तरह उनके ऊपर हुक्म चला रही है। तभी शांता कहती है, अच्छा सावित्री, हम अब चलते हैं, तुम अब अपने भैया भाभी से बात कर लेना। अपनी माँ की बात सुनकर रिंकी की तंद्रा भंग हो गई। तो सावित्री कहती है, शांति तुम चिंता मत करो, हम दिनेश के बाबूजी से फोन करवाएंगे अपने भैया के पास। अब रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। दीपक अपने बेड पर लेटा हुआ था और छत को देख रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था दीपक। अगली सुबह रसोई घर में ज्योति नाश्ता बना रही थी। गैस पर एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, भिगोने में भगोने में अचानक से ज्योति की कोहनी लग गई। उबल रहे दूध के भगोने से और दूध का भरा भिगोना ज्योति के हाथ पर गिर गया। ज्योति दर्द से बुरी तरह तड़फ उठी। सावित्री ने कहा, अरे ओ करम जले, हमारे भाग ही फूट गए थे उस दिन, जिस दिन हम तुमको अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। सावित्री जी रसोई घर में आई तो दूध के भगोने को फर्श पर देखा तो गुस्से से लाल पीली होने लगी और ज्योति को मारने लगी। तभी शोर सुनकर दीपक और राजेश भी रसोई घर में आए। सावित्री जी ज्योति को मार रही थी। ज्योति का हाथ लाल पड़ गया दूध गर्म गिरने की वजह से। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी दीपक ने सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और ज्योति की कलाई पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आया। सावित्री जी दीपक को आंखें फाड़कर देखने लगी और राजेश जी बिना भाव के रसोई घर के बाहर निकल आए। दीपक ने ज्योति की कलाई रसोई घर से बाहर निकलकर आंगन में आकर तब छोड़ दी जब दीपक को आभास हुआ कि उसने ज्योति की कलाई पकड़कर ज्योति की मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि सावित्री जी दोनों को जिस तरह देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि सावित्री जी दीपक से ज्यादा ज्योति से नाराज थी। सावित्री जी ने नथुने गुस्से से फूल रहे थे। ज्योति को आंगन में खड़ी करके दीपक जैसे उसे आंगन में लगे पानी के नल के पास जाने का हाथ से इशारा करता, तभी गुस्से से तमतमाती हुई सावित्री जी ज्योति के पास आई और ज्योति को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और ज्योति के चेहरे पर एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत थप्पड़ जड़ दिए। ज्योति पहले से ही दर्द झेल रही थी और अब सावित्री जी का इस तरह से थप्पड़ मारना ज्योति बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश होकर आंगन में गिर गई। दीपक, बुआ, बुआ, दीपक तेज आवाज में सावित्री जी से बोला, बुआ ये कोई पत्थर की नहीं बनी हुई है जो इस पर इतना जुल्म ढा रही हैं आप। थोड़ा तो रहम कीजिए इन पर। क्यों इन्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रही है? एक बार में ही क्यों नहीं मार देते इन्हें आप? रोज ना रोज की इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। दीपा का ज्योति की तरफ से बात करना सावित्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बोली, हाँ, हम ही बुरे हैं तुम सबकी नजरों में, और ये महारानी सबके नजरों में दया का पात्र है। हमने हमारा जवान बेटा खोया और सिर्फ इस मनहूस की वजह से। सावित्री जी अपनी छाती पीट पीट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तो दीपक कहता है, बुआ, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो इन्होंने अपने पति को खोया है। इनका दर्द भी आपके जितना है। आपको तो इन्हें अपने आंचल में छुपा लेना चाहिए था जब भरी जवानी में इन्होंने अपने पति को खो दिया। पर आप तो इन्हें जीते जी मार रही हैं हर रोज अपने तानों से। दीपक की बातें सावित्री की सोच को किसी और दिशा में ले जा रही थी। तभी सावित्री कहती है, तुम किस लिए इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो लल्ला? जरा हमको तो बताओ, आखिर ये चक्कर क्या है? सावित्री जी गुस्से में क्या कह रही थी उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा था। कहीं इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में तो नहीं फंसा लिया? सावित्री जी दीपक को देखकर
इस बात पर मोहर लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो वो कह रही है कि वो सच है। अब दीपक और राजेश जी हैरानी से सावित्री को देख रहे थे। तभी दीपक कहता है, फूफा जी, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, कहकर वहां से बिना खाए पिए चला गया। पर सावित्री जी को जिस तरह से देखा और उसके हाथ की मुट्ठियां जिस तरह से बंद थी, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि दीपक किस हद तक अपने गुस्से को पी रहा था। तभी राजेश जी ज्योति के पास गए उसे उठाने के लिए, तो सावित्री जी गुस्से से चीखी, खबरदार दिनेश के पापा, अगर आपने इसे यहाँ से उठाया तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। तो राजेश जी कहते हैं, पर सावित्री, बहू को इस वक्त इलाज की जरूरत है, गर्मी के महीने चल रहे हैं, क्या चिलचिलाती धूप में रहेगी यहाँ बाहर आंगन में। तो सावित्री कहती है, हमें कुछ पता नहीं, पर अगर आप इसे यहाँ से उठाकर अंदर लेकर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। सावित्री जी गुस्से से कांप रही थी। तो राजेश बोले, सावित्री, तुम्हारा ये बेमतलब का हट एक दिन इस बच्ची की जान ले लेगा। शायद उस दिन तुम समझोगे कि जान की कीमत क्या होती है। राजेश जी बेबस हुए होकर अपनी पत्नी की जिद को देख रहे थे। उन्होंने सावित्री के मना करने के बावजूद ज्योति को अपनी बेटी समझकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में लेकर जाकर चटाई पर सुला दिया। अब सावित्री जी जोर जोर से रोने लगे। हाय रे, इस लड़की ने हमसे हमारे पति और भतीजे को भी छीन लिया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। सावित्री अपने कमरे में जाकर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आस पड़ोस वाले सभी लोग कान लगाकर सावित्री जी के रोने की आवाज सुनने लगे। उधर दीपक इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। उससे सवाल जवाब कर रहे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, पर इंटरव्यू देते हुए उसका ध्यान ज्योति की हालत पर ही चला जाता। तभी इंटरव्यू लेने वाले एक मेंबर ने कहा, मिस्टर दीपक, आर यू ओके। दीपक तुरंत हरकत में आ गया और उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, आई एम टोटली फाइन। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सभी मेंबर्स दीपक के विचार और सवालों के जवाब सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए। मिस्टर दीपक, ये जॉब आपको दी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बिल्कुल ही पर्याप्त है। आप में वो सब क्वालिटी है जो हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए थी। आज से आप इस टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लगन और मेहनत से इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। दीपक ने मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाया और बोला, मैं पूरी लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। तभी एक मेंबर कहता है, आप बाहर जाकर अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए, कल से अपनी कुर्सी संभालिए। नौकरी मिलने से दीपक के चेहरे की रौनक और बढ़ गई, पर ज्योति की हालत याद आते ही उसके माथे की नसें तन गई। ज्योति अभी भी बेहोश थी, उसका हाथ पूरे का पूरा लाल पड़ गया था। माथा झुककर देखा तो उसे बुखार भी था। राजेश जी उसकी हालत देखकर लगभग रो ही पड़े। बिटिया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम इस घर की छोटी बहू हो, फिर भी तुम्हें वो इज्जत हमारे घर में नहीं मिल पा रही जिसकी तुम हकदार हो। दिनेश की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये बात हम सावित्री को समझा समझा कर थक गए हैं, पर वो अपने बेटे का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हम चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं बहुत दूर, जहाँ तुम सुखी से रह पाओ। हम तो चाहते हैं हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवा दें। अभी तुम्हारी उम्र रोने धोने की नहीं है, हंसने बोलने खेलने की है। पर तुम्हारे लिए ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। ज्योति राजेश जी ज्योति की हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़े। वो वहां से उठकर जाने लगे तो एक बार पीछे मुड़कर ज्योति को देखने लगे, जो अब भी बेहोश थी। अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवाएंगे, फिर चाहे हमें सावित्री के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हम अब तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकते। हम अब कुछ करते हैं तुम्हारे वास्ते, तुम खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठाओगे और तुम यूं ही सारी उम्र दुख झेलती रहोगे। राजेश ही बड़बड़ाते हुए ज्योति के कमरे से बाहर निकल गए। अब रात का आधा पहर बीत गया था, पर सावित्री जी राजेश जी को ज्योति के कमरे में उसे देखने के लिए नहीं जाने दिया। अब रात का आधा पहर बीत गया, पर सावित्री जी ने राजेश जी को ज्योति के कमरे में उसे देखने के लिए नहीं जाने दिया। तकरीबन रात के 1:30-2 बजे राजेश जी ने देखा सावित्री गहरी नींद में सो रही थी।
वो चुपके से उठे और दबे पांव अपने कमरे के किवाड़ खोलकर वो कमरे से बाहर आ गए। कमरे के किवाड़ को धीरे से बंद कर दिया। राजेश जी ज्योति के कमरे की तरफ चले गए। जैसे ज्योति के कमरे के पास गए, देखा कि ज्योति के कमरे का दरवाजा खुला था। वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने ज्योति के कमरे में बाहर से जो देखा, उसे देखकर वो उल्टे पांव वापस लौट आए। अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। चेहरे पर निश्चित भाव दिखाई दे रहे थे, पता नहीं क्यों। राजेश जी घर से सुबह निकले और देर रात घर लौटते। इस बीच ज्योति का हाथ ठीक नहीं था, पर फिर भी वो घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए काम कर रही थी। दीपक अब ज्योति के सामने नहीं जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ज्योति के बारे में कोई बुरा भला कहे। पर सावित्री जी के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि ज्योति और दीपक में बीच कुछ सीन चल रहा है। सावित्री के मन में अब ज्योति के लिए नफरत और बढ़ गई। उन्होंने अपने मन में कुछ सोच लिया था। अब वो अपने कमरे से बाहर निकली और घर के बाहर चली गई। यह सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। राजेश जी सुबह से लेकर शाम तक कहाँ रहते, किसी को भी नहीं पता था। ना ही किसी ने उनसे पूछने की जहमत उठाई कि वो दिन भर कहाँ रहते हैं। दीपक भी अब घर में कम रहता था। अगर घर में रहता तो उससे चुप बैठा नहीं जाता। जब ज्योति के साथ अन्याय होता देखता, वो ज्योति के लिए सावित्री के सामने खड़ा हो जाता। ज्योति भी अपने काम में लगी रहती, पर इस बीच सावित्री जी ने ज्योति को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। कुछ दिन के बाद सावित्री आज बहुत खुश लग रही थी। सावित्री ने कहा, अरे भाभी, हमने हमारे दीपक की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मुस्कुराते हुए सावित्री देवी अपनी भाभी से कहने लगी। तो दीपक की माँ मंजू देवी कहती है, सच कह रही हो जीजी, हमारे दीपक के ब्याह के लिए लड़की ढूंढ ली है आपने? तो सावित्री कहती है, हाँ भाभी, हमारे पड़ोस में ही रहती है शांता, इकलौती बेटी है उनकी रिंकी। दान दहेज भी खूब मिलेगा रिंकी के घर से। कल को पूरी जायदाद रुपया पैसा हमारे दीपक का तो होगा। तभी दीपक की माँ बोली, जीजी तो देर किस बात की है, तुम ये रिश्ता पक्का कर दो हमारी तरफ से। अब हम भी बहू के हाथ का बना खाना चाहते हैं। तो सावित्री कहती है, भाभी चिंता मत करो, हमने सब कुछ तय कर दिया है। पंडित जी से पूछा है कि शादी के मुहूर्त के बारे में, तो वो बोले कि अभी तारा डूबा है, अगले महीने से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हमने सोचा कि ब्याह का मामला है तो सब शुभ दिन शुभ घड़ी हो में हो तो अच्छा रहेगा। तो दीपक की माँ कहती है, जी अब हमने दीपक की शादी की सारी जिम्मेदारियां आप पर छोड़ दी है। आप बस हमें बता देना ब्याह कब रखा है, फिर हम तैयारियां करना शुरू कर देंगे ब्याह की। तभी सावित्री बोली, भाभी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। दीपक हमारा भी बेटा है, उसके ब्याह में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो दीपक की माँ बोली, जीजी वैसे लड़की करती क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? वो क्या है ना, हमारा दीपक इतना पढ़ा लिखा है तो उसकी शादी किसी अनपढ़ से तो नहीं होनी चाहिए। तो सावित्री जी झट से बोले, अरे भाभी, लड़की बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर भी है, तुम बस अब सास बनने की तैयारी करना शुरू कर दो। दोनों ननद भौजाई आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी, पर इनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। एक दिन रात को राजेश जी दीपक के पास गए। दीपक घर की छत पर अकेला खड़ा था। तभी दीपक को आवाज लगाई तो दीपक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो राजेश जी खड़े थे। तो दीपक कहता है, फूफा जी, आप इस वक्त यहाँ? कुछ काम था तो मुझे आवाज देते, मैं आ जाता आपके पास। तो राजेश जी कहते हैं, दीपक, मुझे तुमसे जो कहना है और पूछना है उसके लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था। ये सुनकर दीपक बोला, क्या बात है भोपा जी, आप किस बात से परेशान हैं क्या? आप बहुत थके से लग रहे हैं और आजकल आप सुबह ही घर से चले जाते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं आप? तो राजेश जी कहते हैं, दीपक, मेरे कंधे पर एक जिम्मेदारी है जिसे मैं अपने जीते जी निभाना चाहता हूँ और मुझे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो दीपक बोला, फूफा जी आप हुक्म करिए। तभी राजेश कहता है, बेटा, तुम ज्योति से शादी कर लो। दीपक राजेश की बात सुनकर उनसे दो कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये देखकर राजेश कहता है, क्या हुआ दीपक, तुम मेरी बात सुनकर इतने हैरान क्यों हो गए? तो दीपक कहता है, फूफा जी, आपने बात ही ऐसी कही है कि मेरी आंखें बड़ी हो गई। तभी हैरानी से राजेश कहता है, पर तुम तो ज्योति को पसंद करते हो ना?
राजेश जी दीपक की आंखों में देखकर कहने लगे। दीपक की आंखें अब और बड़ी हो गई और हैरानी से फैल गई और बोला, किसने कहा आपसे कि मैं ज्योति जी को पसंद करता हूँ? तो राजेश कहता है, तुम उसके बचाव में हर बार सावित्री के सामने खड़े हो गए, और कुछ दिन पहले जब ज्योति का हाथ जल गया था, तुम तब भी ज्योति का बचाव कर रहे थे। और उस रात तुम ज्योति के कमरे में उसके लिए दवाई और बरनोल खाना रख रहे थे जब वो सो रही थी। तो वो सब क्या था? तभी दीपक कहते हैं, मुझे पता है ज्योति अपने लिए कभी नहीं लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी भी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी। मुझे पता था वो दवाई नहीं लेगी, इसलिए रात को चुपके से उनके कमरे में दवाई, बरनोल और खाना रख कर आ गया, ताकि वो जब उठे तो खाना खाकर दवाई खा सके। तो फूफा जी, मैं उस दिन रात को ज्योति जी के कमरे में इसलिए गया था, पर आपको कैसे पता? तो राजेश कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें ज्योति के कमरे में देखा था, इसलिए मुझे लगा कि तुम ज्योति को पसंद करते हो, तो उससे शादी करके मुझे मुक्त कर दोगे। तभी दीपक बोलता है, क्या हुआ है फूफा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं, दीपक, ज्योति के भैया भाभी ज्योति को बिना बताए बनारस हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो दीपक मायूसी से कहता है, क्या? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बताकर भी तो जा सकते थे ना? राजेश कहता है, अरे दीपक बेटा, ज्योति की भाभी ज्योति को बोझ समझती थी अपने ऊपर, इसीलिए उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने ज्योति की शादी छोटी सी उम्र में कर दी। शादी के बाद एक कहर उस पर और बरसा। मेरा बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया और ज्योति को जीते जी मरने के लिए छोड़ गया। राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कहते हैं, तभी राजेश कुछ देर रुकने के बाद फिर से कहता है, अब सावित्री ज्योति का जीना हराम कर देगी बेटा। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद ज्योति की जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। दीपक, तुम ज्योति को पसंद नहीं करते हो क्या? वो अच्छी नहीं है? तो दीपक कहता है, फूफा जी, ज्योति जी में कोई कमी नहीं है। मेरी शादी करने के लिए हाँ करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पहले ज्योति से बात करनी पड़ेगी, और मैं जहां तक ज्योति जी को समझता हूँ, वो शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। तो राजेश कहते हैं, पहले तुम ये बताओ दीपक, तुम शादी के लिए राजी हो या नहीं? तो दीपक कहता है, फूफा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है इस शादी से। इस ज्योति जी सुघड़ और गुणों से भरी हुई है। तभी राजेश कहता है, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ज्योति से बात करूंगा। तुम्हारे हाथ में ज्योति का हाथ देकर मैं चैन से मर सकूंगा। तुमसे बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई नहीं होगा। तभी छत पर किसी के आने की हाट हुई, तो दोनों ने अपने पीछे मुड़कर देखा, तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दीपक और राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा, तो सावित्री जी खड़ी थी, तो दोनों को घूर रही थी। अब राजेश जी और दीपक का गला सूखने लगा, तो राजेश जी अपने मन में सोचने लगे, कहीं सावित्री ने मेरी दीपक की बात कोई सुन तो नहीं ली जो हम आपस में कर रहे थे। इतने में सावित्री जी बोले, जी आप और लल्ला इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जब दोनों ने सावित्री जी के मुंह से ये बात सुनी, तो दोनों ने राहत की सांस ली। अब दीपक ने लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया और बोला, बुआ, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए छत पर आ गया। यहाँ आकर देखा तो फूफा जी भी छत पर थे। फिर हम दोनों बातें करने लगे और ये वक्त हो गया। तो सावित्री कहती है, ठीक है, अब नीचे चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी सुबह अपने दफ्तर जल्दी निकलना होगा। सावित्री जी ने राजेश जी को देखा और उससे बिना बात के छत से नीचे आ गई। तभी दीपक कहता है, फूफा जी, आज तो बच गए। अच्छा हुआ उन्होंने कुछ नहीं सुना, शांत थी बुआ। तो राजेश कहता है, ये तूफान आने से पहले वाली शांति है। सावित्री ने सब कुछ सुन लिया है। यह सुनकर दीपक हैरानी से कहता है, क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि बुआ ने सब कुछ सुन लिया है? राजेश जी ने दीपक को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी बुआ मेरी पत्नी है, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस दिन तुमने ज्योति को बचाने के लिए पकड़ा था, उसी दिन से ये ज्योति के खार खाए बैठी है। ये जरूर कोई तिकड़म लगा रही है। हो सकता है कि ज्योति को कोई नुकसान पहुंचाने वाली हो। मुझे कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब दीपक की आंखें बड़ी हो गई और बोला, नहीं फूफा जी, बुआ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और देर हो जाएगी मतलब? तभी राजेश कहता है, दीपक, मुझे लंग्स कैंसर है,
राजेश जी ने दीपक के सामने बहुत बड़ी बात का खुलासा किया था आज। दीपक ने, फूफा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? दीपक की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो राजेश की कही बात पर अब भी विश्वास नहीं हुआ था। फूफा जी, आपने ये बात घर पर आज तक किसी को नहीं बताई? अब राजेश जी फिक्की सी हंसे हंसे और बोले, दीपक, किसी को किसी की नहीं पड़ी है यहाँ। बड़ा बेटा जो घर जमाई बन गया है, जब से शादी हुई है उसकी, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर दिनेश की जब डेथ हुई थी तो वो आ गया था। उसके बाद वो हमें भूल गया। सावित्री, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मेरी पत्नी है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी है। एक दूसरे का सुख दुख बांटने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। एक दिनेश था जो मेरे कुछ कहे बिना मेरी हर बात समझ जाता था, पर विधाता ने उसे मुझसे छीन लिया। अब राजेश जी की आंखें बाहर आई तो उन्होंने अपना चश्मा अपनी आंखों पर से हटाकर अपनी आंसुओं से गीली आंखें पोंछी और बोले, दिनेश कहता है, बाबूजी, मेरी ज्योति कांच की गुड़िया है। इसे मैं बहुत सहज कर रखूंगा। उसके जाने के बाद उसकी कांच की गुड़िया को तोड़ दिया है। सावित्री के तानों ने टूट कर चकनाचूर हो गया है उसका दिल। उसको अगर सावित्री मार भी देगी तो वो कुछ नहीं बोलेगी। गूंगी गुड़िया बनकर रहेगी ज्योति। घर के हालात देखते हुए और अपनी हालत के मद्देनजर रखते हुए मैंने ज्योति का पुनर्विवाह करने के बारे में सोचा है। विवाह के लिए एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो ज्योति को दिल से अपनाए, उसके दुखों को कम करे, उसके दर्द को समझे। मैंने जब ज्योति के लिए तुम्हें सबसे लड़ते हुए देखा तो मुझे तुम में वही लड़का नजर आया जो ज्योति के लिए खड़ा हो सकता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए मैंने तुमसे ज्योति की अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहा। तो दीपक कहता है, फूफा जी, आप जो ज्योति के लिए कर रहे हैं वो करना आसान नहीं है। मुझे ज्योति जी से शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा। आप निश्चित रहिए, मैं ज्योति जी का पूरा ख्याल रखूंगा। तो राजेश कहता है, बेटा, तुम दोनों की शादी की बात किसी को हजम नहीं होगी, ना समाज को, ना ही तुम्हारे और मेरे घर वालों को। बहुत अड़चने आएगी। तुम इस रिश्ते को निभाने में क्या सामना कर पाओगे सबका? तो दीपक कहता है, फूफा जी, हमें समाज ने नहीं बनाया, समाज को हमने बनाया है। रीति रिवाज इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए हैं। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने बनाए नियम कानून को खुद पर अप्लाई करता हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं कभी किसी से नहीं डरता हूँ। तो राजेश जी कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, तुम सब संभाल लोगे। तो दीपक कहता है, फूफा जी, बहुत रात हो गई है, अब चलकर आराम करिए। अब से आप अपनी सभी चिंताएं मुझे दे दीजिए और अपना इलाज करवाइए। आप कल तैयार रहना, मैं आपको कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो राजेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, जैसे तुम कहो। फिर दोनों छत से नीचे उतर आए। अब दिन बीतने लगे। सावित्री जी रिंकी को किसी न किसी बहाने अपने घर बुला लेती, पर फिर उसे दीपक के साथ जबरदस्ती उसकी बाइक पर उसके कंप्यूटर सेंटर भेज देती और कहती, अरे लल्ला, ये रिंकी को इसके पैर में चोट लग गई है, इसे इसके कंप्यूटर सेंटर तक छोड़ दो। दीपक का मन तो बिल्कुल नहीं होता था रिंकी को अपने साथ अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले जाने का, पर उसे सावित्री जी के कहने का मान रखना पड़ता था। रिंकी मचलती हुई दीपक की बाइक के पीछे बैठ जाती। उसे कभी उसकी कमर से पकड़ने की कोशिश करती तो कभी उसके कंधे पर हाथ रखने के बहाने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाती। दीपक नौजवान लड़का था, दिखने में फिट था, रिष्ट पुष्ट था। कोई भी लड़की दीपक पर खुद को लुटा देती, पर दीपक उन लड़कों में से नहीं था जो लड़की को टाइम पास करने का जरिया समझता था। दीपक को रिंकी का उसे इस तरह से छूना नागवार गुजरा। एक दिन इसी तरह रिंकी दीपक की बाई के पीछे बैठी हुई थी। वो पीछे से दीपक को अपनी बाहों में भरने लगी थी कि दीपक ने गुस्से से बाई को जोर से ब्रेक लगा दी। अब रिंकी को जोर का झटका लगा। तभी दीपक ने गुस्से से आग बूला होकर कहा, उतरिए मेरी बाइक से। तभी रिंकी घबराते हुए कहती है, क्या हुआ दीपक, तुमने बाइक बीच सड़क पर क्यों रोक दी? तभी दीपक ने गुस्से से रिंकी को उंगली दिखाते हुए कहा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आप जो करने की कोशिश कर रही है मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। आज के बाद किसी और को ढूंढ लेना अपने ले जाने छोड़ने के लिए, और मुझसे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दीपक ने रिंकी को बीच सड़क पर अपनी बाइक से नीचे उतार दिया और वो अपनी बाइक को दोबारा स्टार्ट करके वहां से चला गया। रिंकी गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी।
अपने बालों की लट को अपनी उंगली में लपेटकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। आज नहीं तो कल तुम मेरे हो जाओगे, फिर तुम्हारे तन मन धन पर सिर्फ रिंकी का हक होगा। फिर हक से तुम्हारी कमर पर अपने हाथ लपेटूंगी और तुम्हारे सीने पर अपना असर रखूंगी। रिंकी की सोच दीपक को लेकर बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। अब कुछ दिनों के बाद घर को सजाया जा रहा था। दीपक ने भी देखा पर अनदेखा करके अपने ऑफिस चला गया। ज्योति को अपने कमरे में रहने की सख्त हिदायत दी गई। राजेश जी सच जान गए और वो घर से बाहर निकल आए। उन्होंने शांति जी और सावित्री की बातें सुन ली थी कि दोनों रिंकी और दीपक का ब्याह 2 दिन बाद करवा देंगे। देर रात तक राजेश जी और दीपक घर नहीं लौटे तो सावित्री जी गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगी। रिंकी के घर वाले भी वहीं मौजूद थे। तभी सावित्री कहती है, हद होती है किसी बात की। सुबह से दिनेश के पापा घर से निकले हैं, अब तक नहीं लौटे, और दीपक ये पता नहीं कहाँ रह गया है आज। ये तो वक्त पर ही घर लौटता है अपने दफ्तर से। घर का मेन दरवाजा खुला तो सावित्री जी की नजर और रिंकी और उसके घर वालों की नजर दरवाजे पर गई तो सबकी आंखें बड़ी हो गई और सावित्री जी वहीं आंगन में फर्श पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सावित्री जी अपना सिर पकड़कर वहीं आंगन में बैठ गई। दीपक की अम्मा और बाबूजी भी वहां मौजूद थे। रिंकी उसकी आंखें पहले ही बड़ी थी पर दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें तो बाहर निकलने लगी थी। गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे थे। तभी राजेश जी ने सावित्री जी को आवाज लगाकर कहा, सावित्री, आरती की थाली लाओ। अब सावित्री जी वैसी ही पोजीशन में बैठी रही। वो अपनी जगह से ना ही हिली ना ही डोली। तो राजेश फिर से कहता है, सावित्री, मैंने कुछ कहा है तुमसे?" तभी सावित्री जी गुस्से से उठी और दरवाजे पर खड़ी ज्योति को अग्नि नेत्र से देखने लगी। लाल बांधनी साड़ी में लिपटी हुई ज्योति बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। बिना मेकअप के भी ज्योति चांद का टुकड़ा लग रही थी। हाथ और पैर मेहंदी के रंग में रंगे हुए थे और उसकी मांग आज लाल सिंदूर से भरी हुई थी। गले में पहने हुए हीरे जड़ित पेंडेंट वाले मंगलसूत्र के काले मोती उसके गले में चमक रहे थे। दोनों हाथों में पहना हुआ सुहाग जोड़ा उसके सुहागन होने की गवाही दे रहा था। उसके पैरों में बंधी पायल और उसके पैरों की उंगलियों में पहनी हुई बिछियां सावित्री जी को जैसे मुँह चिढ़ा रही थी। ज्योति को सुहागन देकर वो गुस्से से जल उठी। नागिन, मेरे बेटे को तो डस लिया तूने और अब मेरे लल्ला को डसना चाहती है, जो ये सवांग रचाकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो। सावित्री जी ने अपनी आंखों को तिराते हुए जिस लहजे में कहा, उसे देखकर ज्योति बुरी तरह डर गई और डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। ज्योति के होठ हिल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। सावित्री ने कहा, ए चुप। सावित्री ने जोर से चीख कर कहा, मुंह बंद कर ले वरना तेरा मुंह तोड़ देंगे हम। बड़ी माँ बड़ी आई माँ जी बोलने वाली। सावित्री जी का बस चलता तो आज वो ज्योति को मार डालती। आखिर तूने मेरे भोले भाले दीपक को अपने प्रेम के जाल में फंसा ही लिया। हम अब दुनिया समाज को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी बहू रानी ने विधवा होकर हमारे दीपक को अपने रूप जाल में फंसाकर उससे ब्याह का स्वांग रचाया। अरे हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है तूने करम जली। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। हमारे दिनेश से ब्याह हुआ तो उसको खा गई। अब हम बाकी बचे थे, अब हमें भी खा ले। सावित्री जी ने गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए कहा। तो ज्योति रोते हुए कहने लगी, माँ जी, हमने अपनी मर्जी से तो ब्याह नहीं किया है। तभी सावित्री कहती है, ओह हाँ, देखो तो जरा इसे कैसे नौटंकी कर रही है हमारे सामने, जैसे हम सब दूध पीते बच्चे हैं जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम सब समझते हैं तुम्हारी नजर बहुत पहले से हमारे दीपक पर थी और देखो आज आ ही गई उसकी बेहाता बनकर हमारे सामने। तो हमारे लिए कल भी मनहूस थी और आज भी मनहूस ही है। दीपक की अम्मा बाबूजी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने दीपक को हैरानी से देखा और बोले, दीपक, ये क्या नौटंकी है? तुमने ब्याह कर लिया, वो भी एक विधवा से, क्यों? तो दीपक कहता है, क्योंकि मैंने जैसी जीवन संगनी चाहिए थी ज्योति वैसी ही है। अब पिंकी ने भी अपने मुंह से आखिर जहर उगल ही दिया। कहा कुछ ऐसा कि जिसे सभ्य समाज सुनना भी नहीं चाहता। रिंकी की कही बात पर वहां खड़ी किसी भी इंसान ने किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई, पर राजेश जी और दीपक के माथे पर बल पड़ गए। दीपक ने कहा, जस्ट शट अप। दीपक का गुस्सा अब फूट के बढ़ा था। खबरदार, अगर किसी ने ज्योति के खिलाफ एक और भी बुरा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मुझसे बड़े हैं।
किसी को हक नहीं है मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहने का। ये मेरी पत्नी बनने से पहले एक इंसान है, जीता जागता इंसान। अगर ये विधवा है तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। मरना जीना सब विधाता तय करते हैं। हम इंसान नहीं मोहतरमा। आपने अभी जो मेरी पत्नी के लिए अपने मुंह से जो अपशब्द कहे हैं, उसके लिए आप मेरी पत्नी ज्योति से अभी सबके सामने माफी मांगे, अन्यथा आपको मेरी पत्नी की बेइज्जती करने के जुर्म में पुलिस हवाले कर दिया जाएगा। दीपक ने जलती निगाहों से रिंकी की तरफ देखकर कहा। तो रिंकी कहती है, इससे मैं माफी क्यों मांगू? तो दीपक गुस्से में कहता है, क्योंकि आपने मेरी पत्नी नहीं, एक पाक सच्ची साफ दिल की औरत के दिल को ठेस पहुंचाई है। आप अभी माफी मांगिए ज्योति जी से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा यहाँ। तो रिंकी कहती है, हाँ बुला लो पुलिस को, मैं भी नहीं डरती हूँ किसी से। तो दीपक बोला, ठीक है, अब पुलिस से आपसे आकर बात करेंगे। तभी रिंकी के माँ बाप दीपक के सामने आकर खड़े हो गए। इसे माफ कर दो बेटा, ये नादान है। तभी दीपक कहता है, तो आप अपनी बेटी से कहिए मेरी पत्नी से सबके सामने अभी माफी मांगे और यहाँ से चलती बने। दीपक की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी, जिन्हें देखकर रिंकी और उसके माँ बाप डर गए। उन्होंने इशारे से रिंकी को ज्योति से माफी मांगने को कहा। तभी रिंकी ने गुस्से में सबके सामने ज्योति से आई एम सॉरी कहा और दीपक ने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। रिंकी पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी तो सावित्री जी ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। दीपक ने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी हथेलियों से कस लिया, क्योंकि ज्योति सबकी जली कटी बातें सुनकर डर से कांप रही थी। इधर ज्योति कभी अपने हाथ को देखती तो कभी दीपक के हाथ को। दीपक रिंकी को घूर रहा था, जो दीपक के सामने खड़ी थी। अब अपनी ज्योति का हाथ थामा और बिना गृह प्रवेश के घर के अंदर प्रवेश कर लिया। ये देखकर दीपक की अम्मा रोते हुए अपनी छाती पीटने लगी। देखो क्या अनर्थ कर दिया हमारे बेटे ने। एक तो विधवा से शादी कर ले और अब ऊपर से उसे लेकर बिना गृह प्रवेश किए घर के में प्रवेश कर गया। अब दीपक ने अपनी अम्मा के बेसिर पैर की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लिया। दीपक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया। ज्योति का हाथ थाम कर अपनी अम्मा के पास आया। अम्मा, मैं जानता हूँ मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आपको बिना बताए मैंने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला मैंने खुद ही कर लिया। आपके भी कुछ अरमान थे मेरे ब्याह को लेकर, पर अम्मा मैंने ज्योति जी से शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। भविष्य में मेरे लिए इस फैसले को आप सही मानोगे। तभी दीपक की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहने लगी, दीपक का कमी छोड़ दी हमने। दीपक का कमी छोड़ दी हमने तुम्हारे परवरिश करने में। हमने जो तुमने हमें बिना बताए एक विधवा से शादी कर ली। काहे हमें इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अब राजेश जी चुपचाप सबको देख रहे थे। तभी दीपक ने अपनी अम्मा को अपने सीने से लगा लिया। अम्मा, हमें जैसा जीवन साथी चाहिए था, हमें ज्योति जी वैसी ही लगी, इसलिए हमने शादी कर ली। तो दीपक की अम्मा ने अपनी आंखें तिरहाते हुए दीपक से खुद को अलग करते हुए कहा, हमें बिना बताए इतनी भी क्या आफत आ रही थी जो तुमने अशुभ मुहूर्त में ब्याह कर लिया। राजेश जी कहते हैं, अरे दीपक और ज्योति की शादी शुभ मुहूर्त में हुई है। राजेश जी ने दीपक की अम्मा की बात का जवाब दिया। तभी दीपक के पिता व्रत जी ने अपने हाथ जोड़ दी राजेश जी के आगे और बोले, जीजा जी आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपका किया धरा है। हम उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन हमने हमारे दीपक को आपके यहाँ भेजा था। अब राजेश जी कुछ कहने लगे तो दीपक की अम्मा राजेश जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, जीजा जी आपने हमारे बेटे के दिमाग में अपनी विधवा बहू से शादी करने की बात डाली है। दीपक की अम्मा ने गुस्से में आकर कहा तो राजेश जी कहते हैं, आप गलत समझ रही है, ज्योति स्वर गुण संपन्न लड़की है। तभी दीपक की माँ कहती है, हम तो बिल्कुल ही सही समझ रहे हैं। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी ये स्वर गुण संपन्न बहू आपके बेटे की तो जान ले चुकी है, पर हम अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। हम इस शादी को नहीं मानते। हम अपनी पसंद की लड़की से अपने दीपक की शादी दोबारा करवाएंगे। तभी दीपक ने इस बार थोड़ी तल्ख आवाज में कहा, अम्मा शादी कोई गुड़े गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से तोड़ देंगी। तो दीपक की माँ गुस्से में कहती है, दीपक अब तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपने माँ बाप से जवाब तलब करोगे। तभी दीपक बोला,
अम्मा, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। ज्योति जी ही मेरी पत्नी है। इनके अलावा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। इसलिए आप भी इस रिश्ते को दिल से अपनाइए और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। दीपक ने ज्योति का हाथ थामा। अपने अम्मा बाबूजी के पैरों में आशीर्वाद लेने के लिए झुक गया, पर दोनों ने आशीर्वाद नहीं दिया और पीछे हट गए। सावित्री जी के पैर छूने लगे तो उन्होंने गुस्से से ज्योति को घूर कर देखा। फिर दीपक फिर दीपक और ज्योति ने राजेश जी के पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सर स्नेह भरा हाथ रखा। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और एक दूसरे का हाथ थामे रहना। रिंकी कहती है, बहुत इतरा रही हो ना ज्योति, पर ज्यादा दिन तक तुम्हारी ये खुशी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तुमने हमारी आंखों देखा, ख्वाब हमसे छीन लिया, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। रिंकी को कही बातें ज्योति को याद आ रही थी। ज्योति उन दोनों को सोचते हुए लड़खड़ा गई। रिंकी की कही बातें उसे अपने कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़ती हुई महसूस हो रही थी। कंठ सूख गया उसका, वो अपना थूक निगलने लगी। ज्योति का मन सबकी कही बातों से बहुत ही आहत हुआ और दीपक के हाथ से अपना हाथ झटक कर वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राजेश जी और दीपक ज्योति की मनोदशा अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने इस वक्त ज्योति को अकेला छोड़ना सही समझा। वो दोनों भी किसी से कोई बात नहीं किए और वहां से चले गए और बाकी सब उन्हें जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ज्योति ना तो दीपक से बात करती और ना ही राजेश जी। खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था उसने। दीपक ने भी उसे अपने कमरे में लाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। कुछ दिनों के बाद दीपक ज्योति के कमरे में आया। ज्योति अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां से गंगा नदी बहते हुए नजर आ रही थी। दीपक कमरे के भीतर नहीं गया। उसने वहीं खड़े होकर कहा, ज्योति जी, मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से भोपाल जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और सतर्क रहना। अपने कान आंखें खुले रखना। तो ज्योति ने दीपक की कही बात का जवाब नहीं दिया। दीपक कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी ज्योति कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो दीपक वहीं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। तभी दीपक बोलता है, आप अपने घर में रहती है, अपनों में नहीं। इतना कहकर दीपक ज्योति के कमरे से बाहर निकल आए। ज्योति ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक जा चुका था अपनी बात कहकर, पर ज्योति के चेहरे के भाव बदल गए दीपक की बात सुनकर। ठीक उसी रात दीपक के भोपाल चले जाने के बाद आधी रात को ज्योति के कमरे में कोई अपरिचित शख्स खिड़की के रास्ते ज्योति के कमरे में घुस गया। ज्योति सो रही थी। तभी वो शख्स ज्योति को सोता हुआ देखकर ज्योति के करीब आकर ज्योति के ऊपर झुक गया और ज्योति किसी अपरिचित को अपने करीब महसूस करके उसने अपनी आंखें झट से खोल ली और उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आखिर वो कौन था जो ज्योति के कमरे में खिड़की से घुस कर आया था, और ज्योति का भविष्य क्या होगा? ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।